नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे 5 सितंबर यानी परसों होने वाली ऐतिहासिक महापंचायत को लेकर दोस्तों क्या कुछ नई जानकारी सामने आ रही है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गए बड़े किसान नेता। संभल में उत्तर प्रदेश के अंदर महापंचायत किया है, और इसी के साथ में आपको बताएंगे एक और राज्य के अंदर किसानों पर की गई है लाठीचार्ज। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। वहीं चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के पैतृक संगठन आरएसएस से जुड़े हुए किसान संगठन की तरफ से कहा गया था कि 31 तारीख तक मोदी सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए, वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। और ऐसी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उनकी तरफ से बड़ा ऐलान करते हुए देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही गई है। दोस्तों क्या कुछ कहा है उन्होंने, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जिसमें मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में बॉर्डर से 2 लाख से ज्यादा किसान गुजरने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा दी गई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे महापंचायत को लेकर खाप एकजुट हो गया है, क्या कुछ नया ऐलान करने वाला है, इसको लेकर भी कई सारे लोगों ने जानकारी दी है। वहीं पर दोस्तों पांचों राज्य के अंदर बीजेपी की जमीन खिसकता देख आरएसएस ने नागपुर के अंदर बुलाई बैठक। 5 दिनों की बैठक में राज्यों के चुनाव को लेकर किए जाएंगे मंथन। और इसी के साथ में और भी बड़ी अपडेट में करके सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों कृषि कानून को वापस करने के साथ साथ एमएसपी पर कानून बनाने की मांग का समर्थन करते हैं और किसानों पर हुई लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताते चले आरएसएस से जुड़े हुए भारतीय किसान संघ ने 8 सितंबर को देशव्यापी विरोध करने का ऐलान किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को 31 अगस्त तक का समय देते हुए कहा गया था कि अगर सरकार उनकी बात पर सकारात्मक रवैया दिखाती है तो वह आंदोलन नहीं करेंगे, और किसानों की मांग अगर सरकार पूरा करती है तो आंदोलन नहीं करेंगे, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए भारतीय किसान संघ की तरफ से यह बयान दिया गया है। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, क्या ये सच में ऐसा करने जा रहे हैं विरोध, या फिर 9 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है उसके बाद से डाइवर्ट करने के लिए एक और मोर्चा खोलने की तैयारी चल रही है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है उसको भी आखिरकार समझ में आ गया कि किसानों को तीनों कृषि कानून से आखिर क्यों परेशानी है और किस तरह से किसानों के लिए खाई खोदी गई है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत पर बोले राकेश टिकैत। कहा मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर की संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित की जा रही किसान महापंचायत गाँव ग्रामीण किसान मजदूरों के हित की रक्षा हेतु मील का पत्थर साबित होने वाली है। यह महापंचायत युवाओं को खेत की मिट्टी से जोड़ेगी। मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरा पर आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखकर बताइएगा कौन कौन लोग मुजफ्फरनगर की महापंचायत में जाने वाले हैं। और एक और अपडेट की माने तो गुरनाम सिंह चड़ूनी उत्तर प्रदेश के संभल में किसानों की पंचायत को संबोधित करते दिखाई दिए। उनके समर्थन में किसानों का काफिला देखने को मिला। और एक और अपडेट की माने तो अकाली दल सुप्रीमो की रैली में किसानों पर लाठीचार्ज की गई है। कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे अन्नदाताओं पर एक बार फिर से लाठी बरसाई गई है। दरअसल दोस्तों ये खबर है पंजाब के मोगा से, जिसमें अकाली दल के सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल की रैली में नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पहुंचे किसानों पर लाठीचार्ज हुई है। इस दौरान किसानों और पुलिस कर्मियों सहित दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुखबीर सिंह बादल की रैली के दौरान विरोध करने पहुंचे किसान और पुलिस के बीच झड़प हो गई। किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान किसानों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। मोगा विधानसभा से बरजिंदर सिंह बड़ाड़ मैदान में है और प्रदर्शनकारियों ने मौका देखते ही विरोध शुरू कर दिया। ऐसे में आपको बताते चले कि इस तरह की लाठीचार्ज की घोर निंदा और आलोचना की गई है। इसी के साथ में आपको बताएं गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि आज जो मोगा में प्रशासन द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है वह बहुत ही निंदनीय है। अगर मोगा के किसान साथी को हमारी जरूरत पड़ेगी तो पूरा हरियाणा मोगा के किसान साथियों के साथ में खड़ा है। और एक और अपडेट की माने तो मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में बॉर्डर से गुजरेंगे 2 लाख किसान, पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल दोस्तों आ रही बड़ी रिपोर्ट की माने तो मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत के लिए यूपी हरियाणा बॉर्डर पर स्वागत व जलपान की व्यवस्था की गई है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया है कि यहाँ से करीब 2 लाख किसान गुजरेंगे। वह तहसीलदार को पत्रकारों के उत्पीड़न पर 6 सूत्रीय ज्ञापन राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम सौंपा गया। और इस दौरान मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भी किसान पहुँचे हैं बड़ी संख्या में। और यहाँ तक कि दोस्तों बॉर्डर तक भी किसान पूरी व्यवस्था ठीक रखने के लिए दौरा करते जा रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें एक बार फिर से रैली स्थल पर पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। उनके नेतृत्व में पूरे मामले पर जायजा भी लिया गया है। एक और अपडेट की माने तो देश की मीडिया में चल रहे सांप्रदायिक खबरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों और वेबसाइट पोर्टल पर फर्जी खबरों पर बृहस्पतिवार को एक बार फिर से गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग में दिखाई जाने वाली खबरों में सांप्रदायिकता का रंग होने की वजह से देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ फर्जी
फर्जी खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका सहित कई और याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बयान दिया गया है। आपको बता दें कि निजामुद्दीन स्थित मरकज में धार्मिक सभा से संबंधित एक के बाद एक फर्जी खबरें चलाई गई थी। इसको लेकर न्यायाधीश ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को एक बार फिर से अनुरोध किया है। आपको बता दें कि मरकज में कोई धार्मिक सभा के दौरान कोरोना फैलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अब तक लगभग सभी लोगों को जमानत मिल चुकी है और कई लोगों को विदेश भेजा जा चुका है। एक और अपडेट की माने तो महापंचायत को लेकर एक बार फिर से खाप पंचायत एकजुट है। ऐतिहासिक महापंचायत में हो सकता है बीजेपी के खिलाफ जाने का ऐलान। आपको बता दें कि न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय किसान यूनियन 5 सितंबर को होने वाली ऐतिहासिक महापंचायत से बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश मलिक की कार पर हुए हमले के बाद 2 गुट में बटा हुआ खाप पंचायत एक बार फिर से एकजुट होते हुए एक सुर में किसानों की महापंचायत को सफल करने के साथ साथ बड़े ऐलान के साथ सामने आ सकता है। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट में भी दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के ट्रांसफर को लेकर किसानों ने फिर से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये कोई सजा नहीं है बल्कि प्रमोशन है इस तरह से ट्रांसफर करने का। और एक और अपडेट की माने तो आरएसएस की 2 दिनों की बैठक आज से नागपुर में होने वाली है। 5 राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने की तैयारी है। आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से 2 दिनों की समन्वय बैठक शुक्रवार यानी आज से नागपुर में होने वाली है। आरएसएस के सूत्रों का कहना है कि समन्वय बैठक में 5 राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनाव और बीजेपी की जमीनी मजबूती का आकलन किया जाएगा। आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर इससे निपटने की तैयारी पर भी मंथन किया जाएगा। हालांकि ये जो तीसरा दावा किया जा रहा है ये तो दूर की कड़ी दिखाई देती है। मेन सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा 5 राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की स्थिति को टटोलना कि जमीनी स्तर पर भाजपा कहां पर है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा जरूर। आप लोग क्या देखते हैं जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए 5 राज्यों के अंदर कैसी स्थिति है और क्या बड़ा कारण है। एक और अपडेट की माने तो हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में हुआ विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप करने के बाद भी लगातार पार्टी के अंदर अंतः कलह देखने को मिल रही है और ऐसे में हरीश रावत ने इस बात को खुले तौर पर कह दिया है। आप समझ सकते हैं कि किसी पार्टी का प्रभारी जब इस बात को कह देता है तो मामला कितना आगे निकल चुका होगा। और एक और अपडेट की माने तो शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को भदोही आएंगे अखिलेश यादव। प्रत्येक प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 सितंबर यानी महापंचायत के दिन ही भदोही जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक और अपडेट की माने तो बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल के प्रभारी पंडित योगेश कुमार द्विवेदी राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए हैं। यानी राष्ट्रीय लोक दल में एक और बड़े नेता का शामिल होने के बाद पार्टी की स्थिति और ज्यादा मजबूत दिखाई देने वाली है। एक और अपडेट की माने तो 15 दिनों में 50 रुपए एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं। भूपेश बघेल बोले स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी रोड पर सिलेंडर लेकर कब बैठेंगी, हमें इसका इंतजार है। 400 रुपए के गैस सिलेंडर को लेकर ये लोग जोरदार विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज लगभग 1000 दाम होने को है, लेकिन अभी तक किसी भी बीजेपी के पुराने नेता ने विरोध नहीं किया है। हालांकि दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि विरोध तो कांग्रेस पार्टी करेगी और अपने स्तर पर करेगी, बड़े स्तर पर करेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी कर भी रही है, लेकिन लोगों के बीच में एक आंदोलन के तरह का मुद्दा नहीं बन पा रहा। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, खाता किसी और का और पैसा किसी और को, ये कैसा इंतजाम है, ये सवाल खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया था। इसके तहत 21 मार्च 2019 तक 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसी साल मार्च महीने में ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी के लिए पक्का घर बनाने का लक्ष्य जो रखा है उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन ये सारे सरकारी दावे दूर दूर तक केवल दावे ही दिखाई देते हैं। आए दिन ऐसे बयान आते रहते हैं, ऐसे दावे चलते रहते हैं। फिर चाहे 15 लाख रुपए का हो या फिर 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का मामला हो। इस बीच आपको बताते चले कि बीबीसी जो एक इंटरनेशनल मीडिया है उसने एक स्टोरी में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाँव के सरपंच से लेकर सरकारी बाबू तक अपनी जेब भर रहे हैं। प्रधानमंत्री है कि उन्हीं दावों और खोखले सच के दम पर योजना के सफल होने का दम भरते हैं। मामला जुड़ा हुआ है बिहार के आरा जिले से, जहां पर एक छठो देवी नाम की एक महिला है जो जितना कुंवर के नाम से आवास योजना के तहत लाभार्थी है। जानकारी के हिसाब से जितना कुंवर नाम का व्यक्ति 2 साल पहले मर चुका है। यानी दोस्तों बिहार सरकार ने अब तक उसे जिंदा रखा हुआ है और पैसा आने के बाद पूरा पैसा भी नहीं मिल रहा, बीच में ही पैसे गुल्ल कर दिए जा रहे हैं। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो इस योजना के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। एक और अपडेट की माने तो अब मथुरा काशी में मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाएंगे। बीजेपी के एमएलए ने बयान दिया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता अलका बोली कहा ऐसा करते ही सबको नौकरी मिल जाएगी क्या, यानी भटकाने के लिए इस
तरह से आए दिन कोई न कोई विवादास्पद मुद्दे लाए जाते हैं और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीजेपी के एक नेता है तेलंगाना से और एक विधायक भी है राजा सिंह, उनके इस बयान को लेकर अलका लामा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। और एक और अपडेट की माने तो विधानसभा चुनाव 2022 बीजेपी के 30% मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। पार्टी ने अपना प्लान तैयार किया है। दोस्तों, एक ताजा मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 30% मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले विधायक इसकी जद में आ सकते हैं। भाजपा हाईकमान इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि अच्छा प्रदर्शन न कर पाना विधायकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। हालांकि दिल्ली और बिहार के हाल फिलहाल में हुए चुनावों में भी इस तरह के दावे किए गए थे, लेकिन ज्यादातर विधायकों को रिपीट करा दिया गया था, दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया था। माना जा रहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे एक बार फिर से इनको टिकट दे दिया जाएगा। उससे पहले डराने के लिए इस तरह की रिपोर्टें मीडिया में छप रही है। और एक और अपडेट की माने तो सरकार बता रही है जीडीपी के आंकड़े। बीजेपी के सांसद ने अपनी सरकार के पोल खोलते हुए कह दिया कि अगस्त महीने में 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको बता दें, एक तरफ सरकार का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी 20% के आसपास उछाल के साथ दिखाई दी है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अगस्त महीने में बेरोजगारी की बात करते हुए जानकारी दी है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार कार्यरत लोगों की संख्या 399 मिलियन से गिरकर 397 मिलियन हो गई है। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में लगभग 13 लाख नौकरियां गई हैं। CMIE के डाटा के मुताबिक अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 1.5% थी, जबकि अब ये बढ़कर 9.78% हो चुका है। वहीं पर जुलाई में देश के अंदर शहरी बेरोजगारी दर 8.3% हुआ करती थी। इसी तरह से ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.64% पहुंच गई है। सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई सारे यूजर्स ने लिखा है कि अगर बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो जीडीपी कैसे बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों, बेसिक इकोनॉमी का सिद्धांत है कि जीडीपी का इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। जीडीपी बढ़ने के बाद भी बेरोजगार लोग होते रहते हैं। इसको लेकर कई सारी अर्थशास्त्र की थ्योरिया भी है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो यूपी चुनाव में योगी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। और आगे बोले केशव प्रसाद मौर्य, पर सीएम के पद का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और एमएलए करेंगे। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर उन्होंने संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लेने जा रही है। केवल यही कहेगी कि योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या काम किए हैं, जो बीजेपी की आज की डेट में मजबूरी भी है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अपने अरमानों को दबा नहीं पाते और जो बयान उन्होंने दिया है उसमें कहा है कि यूपी चुनाव योगी के नेतृत्व पर लड़ेंगे, पर सीएम का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और एमएलए करेंगे। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। एक और अपडेट की माने तो राजस्थान बीजेपी नेताओं पर गहलोत सरकार ने कराए एक के बाद एक 3 FIR। जन आक्रोश रैली में खड़ी की बीजेपी नेताओं की परेशानी। एक सांसद 3 विधायकों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भीड़ जुटाकर कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का ये मामला दर्ज कराया गया है। भीलवाड़ा पुलिस की कार्रवाई की गई है। अब आगे की जांच के लिए CID को सरकार ने लगा दिया है। वहीं पर आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष रेवती मोहन दास ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए निजी कारण बताया है। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि त्रिपुरा के अंदर क्या चल रहा है। त्रिपुरा के स्पीकर रेवती मोहन दास ने व्यक्तिगत कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। अधिकारी ने ये जानकारी दी है। त्रिपुरा विधानसभा के सचिव विष्णु पाड़ा ने अप्रत्याशित घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि दास ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन को दे दिया है। त्रिपुरा के कई सारे विधायक 2-3 महीने पहले दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली में आकर उन्होंने अपनी केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाया था कि मुख्यमंत्री बिप्लब देब को बदल दिया जाए। जिसके बाद विधायकों को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानंद में कई सारे राष्ट्रीय नेताओं को त्रिपुरा भेजा था, जहां पर उनको मनाने का दावा भी किया गया। हालांकि बीजेपी के साथ में गठबंधन सहयोगी IPFT ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। उसके बाद दोस्तों ये बड़ी खबर है त्रिपुरा से आई हुई। और अगर आप उस पूरे घटनाक्रम से इसको जोड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर त्रिपुरा बीजेपी में चल क्या रहा है। और एक और अपडेट की माने तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जुबान फिसली। उन्होंने 2 मुख्यमंत्री को बदलकर बनाए गए तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व मुख्यमंत्री बता दिया। दरअसल दोस्तों, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वर्तमान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करते दिखाई दिए। यानी हो सकता है कि उनकी भी तमन्ना हो मुख्यमंत्री बनने की, इसीलिए इशारों में पुष्कर सिंह धामी को जुबान फिसलने के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री बोल गए हो। आप लोग की जो कुछ भी इस पर मशवरे होंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक दिन पहले मुलायम सिंह यादव से अचानक से मुलाकात करते हुए उनके पांव छूते हुए आशीर्वाद लेने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी। और ऐसा माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव को अपने साथ में दिखाकर समाजवादी पार्टी के वोटरों को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बैठकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब अचानक से समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंच गए मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के जीत का ऐलान करते हुए कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी
400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसी के साथ में आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव अचानक से एक्टिव हो गए हैं। अखिलेश यादव गुरुवार को अचानक से मुलायम सिंह यादव को लेकर दफ्तर पहुंचे। मौका था सहयोगी पार्टी महान दल के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान द्वारा निकाले गए बीजेपी हटाओ यात्रा और जनवादी जन यात्रा का समापन समारोह। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोरदार जुनून देखने को मिला। हालांकि इसके तुरंत बाद मंच की कमान अखिलेश यादव ने संभाल ली और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आज भीड़ ज्यादा है, देखकर अच्छा लगा। इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो सरकार बन जाएगी और 2022 में हम सरकार बनाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों, पंजाब कांग्रेस का घमासान सिद्धू को नहीं मिला था आला कमान से मिलने का कोई वक्त। दिल्ली पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू को नेतृत्व की तरफ से मिलने का समय नहीं मिला, जिसके बाद सिद्धू पंजाब वापस लौट गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को भी पार्टी आला कमान की तरफ से कहीं न कहीं इशारों में संकेत दे दिए गए हैं कि इस तरह से अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी और इसे पार्टी बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और एक और जानकारी की माने तो बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप की विधायकी हो सकती है रद्द। अदालत ने दिए हैं कुछ बड़े आदेश। मामला 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर तेज प्रताप यादव की तरफ से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(2) के तहत यह भ्रष्ट आचरण में आता है। याचिकाकर्ता ने तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य बताते हुए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राजकुमार राय को विजयी घोषित करने का आग्रह किया है। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दे पर बड़े आंदोलन खड़ा करने के लिए नई कमेटी बनाई है। सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि एक कमेटी बनाई गई है जिसमें प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया गया है। दरअसल दोस्तों, कमेटी का नाम है कमेटी टू प्लान सस्टेन्ड एजिटेशन ऑन नेशनल इशू विद इमीडिएट इफेक्ट। दिग्विजय सिंह को इसका चेयरमैन बनाया गया है। इसमें प्रियंका गांधी, उत्तम कुमार रेड्डी, मनीष बीके हरि प्रसाद के साथ साथ रिपुन बोरा, उदित राज, रागनी नायक और जुबैर खान को जगह दी गई है। इसी के साथ में आपको बताते चले, टिकैत एक किसानों की रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस देश के अंदर गोडसे का मंदिर बनवाना चाहता है। देश में घुसा सरकारी तालिबान। एक सभा के दौरान टिकैत ने कहा कि लाठी चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी सरकारी तालिबान का कमांडर है। और इसी के साथ में दोस्तों, गोडसे को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। वहीं पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तालिबान को दो टूक अफगानिस्तान की धरती का आतंक के लिए कोई इस्तेमाल ना हो। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार ने तालिबान को अफगानिस्तान का असली सरकार मान लिया है। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही हैं और मीडिया में जिस तरह से शो प्लॉट किए जा रहे हैं, उसके बाद कहा जा सकता है कि एक और मीडिया अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा चला रही है और दूसरी ओर सरकार तालिबान से बातचीत कर रही है। हालांकि बीजेपी के नेता बता नहीं पा रहे कि आखिर तालिबान को इतना मोदी सरकार भाव क्यों दे रही है, बातचीत क्यों कर रही है। एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो बहुचर्चित यूरिया घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई। राज्यसभा के एमपी अरविंदर धारी सिंह की 13 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। वहीं पर अलगाववादी नेता गिलानी का निधन हो गया। पाकिस्तान में एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने इमरान खान को जमकर लताड़ा है। एक और जानकारी की माने तो एलपीजी के दामों में वृद्धि को लेकर आमने सामने आए राज्यपाल और टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा। राज्यपाल को उन्होंने कहा कि अंकल जी, वेस्ट बंगाल को बदनाम करना बंद करिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सांसद महुआ मोइत्रा ने अंकल जी कहकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमला बोला है। इससे पहले भी राज्य भवन के अंदर ओएसडी की नियुक्ति में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए महुआ मोइत्रा ने अंकल जी कहकर संबोधित किया था। कुल मिलाकर गवर्नर जिस तरह से राजनीति करते दिखाई देते हैं, उसके बाद राजनीतिक पार्टी इस पर पलटवार करती है और इससे होता यह है कि संविधान का एक पद जो गवर्नर का है, जो काफी ज्यादा सम्मानित माना जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। यानी गवर्नर के रवैये के कारण आने वाले दिनों में जो भी गवर्नर बनेंगे उनके भी सम्मान को ठेस पहुंचेगी दोस्तों। और एक और जानकारी की माने तो सीबीआई ने दर्ज किए 30 केस और ममता सरकार केंद्र के बीच में एक बार फिर से तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। शिवसेना कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोला है। वहीं पर आपको बताते चले कि अगर एनपीए की चिंता है तो छोटे देनदारों को नहीं बल्कि बड़े बड़े कर्जदारों के पीछे जाए बैंक। कोर्ट ने बयान उस संदर्भ में दिया है जिसमें दोस्तों देश के अंदर एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, बैंक काफी दबाव में आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एनपीए के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं। छोटे छोटे लोग जिनका एनपीए हो चुका है उनकी जगह बैंकों को जरूरी है कि उन सभी लोगों से वसूली की जाए जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है। और कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर ये टिप्पणी की है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।